पहली जुलाई 1948 को ये मौरज़ वजूद में आ गया, इसका जन्मदिन है। सो यू कैन से इट हैप्पी बर्थडे रेडियो कश्मीर श्रीनगर। कश्मीर लाइफ के आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। आज का दिन जो है नहायत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम दिन है। आज के दिन 1948 में रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने फॉर्मली अपना काम शुरू किया। रेडियो कश्मीर श्रीनगर कश्मीर की सकाफ़त, कश्मीर की सहाफ़त किसी हद तक और कश्मीर की कल्चर के हवाले से, और जो सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन सिस्टम उसके एवोल्यूशन के हवाले से नहायत ही अहम संगमेल था। तो इस पूरे इसके एवोल्यूशन के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बात करने के लिए आज हमने रेडियो कश्मीर श्रीनगर के फॉर्मर सरबराह डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब को दावत दी है। डॉक्टर साहब आपका खुशामदीद। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर का जन्म किन हालात में हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। आजकल के जो हमारे जितने भी सामिया हैं या जितने भी नाजरीन हैं ये पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बोलने में। वंस यू टच द नर्व दे गेट इट। उनको पता है कि 1947 तक हमारे महाराजा थे यहाँ पर, वो किंगडम, और महाराजा ने जम्मू से पहले ही स्टेशन शुरू कर दिया था, विच वॉज बॉर्न ऑन 31 दिसंबर 1947। और जब 48 आ गया तो महाराजा थॉट दैट टाइम कि दैट वी शुड हैव अ स्टेशन इन श्रीनगर ऑल्सो। ओके, सो आज़ादी से कुछ एक आध महीना पहले जब 48 आ गया, देन ऑल ऑफ ए सडन इट केम टू द माइंड ऑफ द पीपल, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे बी महाराजा, और मे बी द जो उनकी कोटरी थी कि दैट श्रीनगर में भी कुछ नशरियात का, ब्रॉडकास्टिंग का होना चाहिए। एंड दिस स्टेशन जिसको हम रेडियो कश्मीर श्रीनगर बोलते हैं, वो पहली, जैसे आपने बहुत ही सही कहा कि पहली जुलाई 1948 को ये मौरज़ वजूद में आ गया, इसका जन्मदिन है। सो यू कैन से इट हैप्पी बर्थडे रेडियो कश्मीर श्रीनगर। परिस्तान दी ब्राइडल लाउंज प्रेजेंट्स शादी मुबारक बाय एंड विन 2.0। अब शादी के कपड़ों की शॉपिंग के साथ पाए मौका टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक LED टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड अ वॉशिंग मशीन। लकी ड्रॉ का हिस्सा बने और हर महीने की 15 तारीख को शाम 6 बजे जाने विनर्स के नाम। सोचे नहीं, जल्दी से पहुंच जाए परिस्तान दी ब्राइडल लाउंज, ग्राउंड फ्लोर, सिटी मॉल, MA रोड, श्रीनगर। उस दिन क्या हुआ, शुरुआत कैसे हो गई? देखिए, उन्होंने जब ये सोचा कि ये इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा थी आज़ादी, अभी नेहरू साहब अपना संभाल रहे थे, करते थे लोग, तो उनके दिमाग में ये था। क्योंकि अगर आप अमर सिंह क्लब में जाते हैं, आपको अमर सिंह क्लब में एक फ़ोटोग्राफ मिलता है। आपको इत्तेफाक से मैं इस वक्त आपके स्टूडियो में अमर सिंह क्लब से आया हूँ, क्योंकि वहाँ हमारी पेंशनर्स की मीटिंग होती है। वहाँ एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें खान अब्दुल वली खान मरहूम है, उसमें शेख साहब हैं, उसमें मौलाना मसूदी साहब हैं, उसमें अपना नेहरू जी भी हैं, और बड़े बड़े लोग हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि तब जब नेहरू जी वहाँ आए थे, तब ये निट हुआ था दिमाग में कि वी शुड हैव सम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन फॉर श्रीनगर ऑल्सो, फॉर कश्मीर ऑल्सो, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि देयर इज डिसकनेक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आप खुद जानते हैं कि हमारे पास कनेक्ट या तो थिएटर था, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत हमारा वॉइस था दैट वाज भांड थिएटर, और उसमें मस्खरा ही, कहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, खैर बिजली तो का नाम निशान ही नहीं था तब। तो जितने भी मसाइल थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाना मस्खरा करता था। फलन जा चुनिए, फिस्तें जा चुनिए, ये चुनो हो, यह मस्खरा। तो दैट वाज द ओनली कम्युनिकेशन दोज डेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो ये जो था रेडियो, तो इस वजह न्यू कंसेप्ट, लोगों को पता नहीं थी। तो जो हमारे OSD साहब दिल्ली से लाए गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ कुछ लोगों से बात की, जहाँ भी जितने होश और ज़ीरक लोग थे, तो उनके सामने जब उन्होंने बेगम जहाँ से, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनसे भी इसका जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये होना चाहिए, और जो बिगिनिंग में मैं तिलावत मैं करती हूँ, एंड इट वॉज डिसाइडेड। और आज भी रिकॉर्ड्स में, अब मुझे नहीं मालूम कि अब सैलाब के बाद वो रिकॉर्ड रहा है कि नहीं, लेकिन जब तक मैं था रेडियो में ये दोनों चीज़ें थी वहाँ पर। तो पहली जुलाई 1948 को जब शुरू हुआ रेडियो कश्मीर, जब किसी ने कहा, आवाज़ आई, ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, ये मरहूम मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब की आवाज़ थी।
और उसके बाद तिलावत कुरान पाक हुई, वो बेगम अकबर जहाँ ने अपनी आवाज़ में उस दिन किया था। याद रहे कि उस तरह जिस तरह हम इस यहाँ बैठे हैं, यहाँ कैमरा भी चल रहे हैं, हम इसको लाइव भी चला रहे हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन तब रिकॉर्डिंग का कोई तसव्वुर नहीं था। जो चीज़ जाती थी वो सब बराह रास्त जाती थी, लाइव जाती थी। दैट वॉज द टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इंडिया को आज़ादी मिली थी, अभी इस चीज़ें तो, लेकिन मैं पर्सनली, ये मेरी परिस्थिति आती रहा है कि पंडित नेहरू और उन दोनों बख्शी गुलाम मोहम्मद थे यहाँ पर, उनके दिमाग में ये बात आई हुई थी कि नहीं, कल्चर को भी, सकाफत को भी स्टेज मिलना चाहिए। दे शुड गेट और स्टेज प्लेटफॉर्म। जैसे आज के दौर में, आजकल कल्चर, सकाफत ये कोई इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है किसी के लिए, ओके, पॉलिटिशियन के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट मानी नहीं रखती, लेकिन शायद उनको लगा कि होने चाहिए। तो उन्होंने ये 2-4 लोग, 5-6 लोग ये जमा किए हैं। उनमें खासकर ये नाम थे, अली मोहम्मद लोन साहब थे मरहूम, अपने सोमनाथ साधु साहब थे, और मिर्ज़ा गुलाम रसूल बेग आरिफ साहब थे मरहूम, बेगम अकबर जहाँ साहिबा थी, मैडम थी, मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब थे। तो ये 4-5 लोग हैं। तो उन्होंने एक छोटे से 1-2 कमरे, जहाँ आज आप श्रीनगर से रेजिडेंसी रोड पे जाते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहीं पर एक छोटी सी बैरक थी जहाँ पे ये शुरू किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये स्टूडियो है, वहाँ जो या अभी अपने रेडियो कश्मीर का स्टूडियो दिया जहाँ साउंड प्रूफ है, एवरीथिंग इज़ देयर, ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, तब उस बैरक में क्या होता होगा। यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट इतना नहीं रहा होगा उन दिनों, लेकिन कोई बर्ड्स की चिपिंग तो हुई, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें भी चली जाती थी ऑन एयर। ये हमने अपने असातिज़ा से सुना है, मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब से मैंने खुद सुना है कि किस तरह से लाइव ब्रॉडकास्टिंग, दैट वाज अ चैलेंज। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आजकल के दौर में जब किसी को कहा जाए कि एवरीथिंग, यानी हत्ता कि ड्रामा भी लाइव जाता था, तो लोग कहेंगे ना ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन हम कश्मीर और हम कश्मीरी ने ये भी करके दिखाया है कि हमने जो साउंड इफेक्ट्स होते थे, गाड़ी चलने की आवाज़, ये चलने की आवाज़, वो भी कुछ लोग मुंह से, एक निज़ाम साहब करके थे, स्टॉक कैरेक्टर थे रेडियो कश्मीर में बहुत दिनों तक, तो कहते थे कि वो आवाज़ें बनाने में बड़ा माहिर था, बादल गरजने की वो मुंह से निकालते थे, तो लेकिन कोई दिखता नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता, लोग सोचते थे कि ये साउंड इफेक्ट है, कहीं से लाया हुआ इन्होंने, लेकिन तब कोई चीज़ नहीं, तब एवरीथिंग वाज लाइव। और ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा मसूद साहब तब के आर्टिस्ट के लिए। तब तो खैर डायरेक्टर का तस्वुर था ही नहीं, हेड ऑफ स्टेशन का तस्वुर नहीं था। हम तो लोग कहते कि कुछ तरह कुछ ना होना चाहिए। तो ये जब हुआ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि अचानक उनको पता चला दूर दराज के इलाकों में, गांदरबल में, कुपवारा में, पहलगाम में, शोपियान में, कि हमारी कुछ बात कोई चला रहा है, कोई गाना आ रहा है। उसी में जब ये तो हो गया ना, अब पता चलो, उन्होंने ये डिसाइड भी किया कि जो स्पोकन वर्ड आइटम है, यानी जो टॉक है, ड्रामा है, ये स्पोकन वर्ड, उसके साथ एक म्यूज़िक का भी एक असर होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक आपको बांध के रखता है कैमरा के साथ या माइक के साथ। तो उसके अलावा उन्होंने कुछ म्यूज़िक का होना चाहिए। कुछ दाएं बाएं ज़रा देख के उन्होंने किया, तो मोहम्मद बकाल साहब को कहीं से लेके आ गए। और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, unsung hero which I call as as employee of him, that was लंगू साहब, गुलाम कादिर लंगू साहब। शहीदगंज में रहते थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे। ये शख्स था जिसने नसीम अख्तर को लाया, ये राज बेगम को लाया, जार पार कर ताब देवन, बिकॉज इट वाज, तो करो अंदाज़ कि तम वक्त क्या ऐसे लोगों ने अंदाज कि अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, नहीं जाना है रेडियो में, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि हम गलत काम हो रहा है ये। लेकिन धीरे धीरे करके तब के लोगों ने कितनी मेहनत से लोगों को जमा किया होगा, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने, फिर मोहनलाल एमा भी आ गए म्यूज़िक में, कैसर कलंदर साहब भी आ गए, फिर उनको भी म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, पंडित शंभुनाथ सोपोरी, पंडित भजन सोपोरी मरहूम के वालिद साहब, वो भी धीरे धीरे आ गए। वीरेंद्र मोहन साहब जो फिर बाद में दूरदर्शन चले गए, ये लोग आगे उन्होंने थोड़ा सा म्यूज़िक बनाया। खासकर फोक के हवाले से मोहनलाल एमा और गुलाम कादिर लंगू ने बहुत काम किया है।
फोक के हिसाब से, छकर, रुफ या बाकी चीज़ें जो लिसनरशिप को सस्टेन करती है। मसूद साहब देखिए, स्पोकन वर्ड आइटम हम इस वक्त बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, बहुत से लोग करेंगे आई नॉट इंटरेस्टेड, खुश तो कुछ खुशकी के कुछ म्यूजिक होना चाहिए बीच में, बिकॉज विच यू कैन रिटेन द लिसनर और द व्यूअर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और ख़ासकर जब तक कुछ भी नहीं था, दिस कश्मीरी फोक म्यूजिक वॉज द ओनली थिंग। लोकल थोड़ा बहुत गेवा आसमंद हो तो मैं ये बिकॉज नो बडी एल्स वॉज डू इट। तिकाज ये तो सोशल टैबू कि नहीं गाना बनाना ठीक नहीं है, और चाहे कि फिर रेडियो कश्मीर में चला जाए और गाया जाए, फिर लाइव किया जाए। व्हेन आई जॉइन ब्रॉडकास्टिंग in 1985-86 आपने जब ज्वाइन किया रेडियो, वो दूरदर्शन, वो तो थोड़ा बाद की बात है, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं बेसिकली इस वक्त 47-48 की बात। नाज़रीन, ये वो दौर था जहां हम एक ऑटोक्रेसी में रहते थे। ऑटोक्रेसी में ज़्यादा इम्कानात नहीं होते हैं, गुंजाइश नहीं होती है कि आप बहुत सारी बातें कहें जो आपको कहनी हूँ। आप दास्तानें तो कह सकते हैं, कहानियाँ तो गढ़ सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन कुछ जिनको आजकल की दुनिया में कम्युनिकेशन की रूह कहा जाता है, खबर, वो उतना उसमें फोकस नहीं था, वो आउट ऑफ फोकस थी। लेकिन ये बात भी सही है कि ये वो दौर था, कश्मीर नाआशना था फॉर्मल मीडिया से उस हिसाब से जैसा कि शायद आज हम देखते आए हैं। लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि कश्मीर बिल्कुल गया गुजरा था। यहाँ फिल्में तब भी शूट होती थी, यहाँ सिनेमाघर तो उससे पहले ऑलरेडी आए थे 1930s के आसपास। लेकिन ये इन सब चीज़ों को का इस्तेमाल करने के लिए आपको उन जगहों पे जाना था, आपको मस्खरे की कहानी सुननी थी, उसका स्किट देखना था, तो जहां उसका इवेंट था तो वहां आपको जाना था। अगर सिनेमा में फिल्म दिखानी थी तो आपको फिल्म देखने वहां जाना था। लेकिन ये कम्युनिकेशन में पहली बार ऐसा हुआ जब आपके यहाँ अगर रेडियो सेट है तो आप इसको घर में किसी वक्त भी, ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था कम्युनिकेशन के हवाले से, उसके इर्तिका के हवाले से जम्मू कश्मीर में। लेकिन सुधी साहब, आप ज़रा ये बता दें कि हमारे यहाँ तो एक हमेशा एक टेंशन रही है कि एक मास पॉपुलरिटी में और पार्टिसिपेशन में, मतलब जैसा कि आपने कहा, कोई नहीं चाहता था। मैंने जिन भी फीमेल ब्रॉडकास्टर से बात की है, उन सब ने कहा कि दे हैड टू गो थ्रू अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस एट फैमिली लेवल, एट होम एंड आउटसाइड, रेडियो या दूरदर्शन ज्वाइन करने के लिए। बट अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो उनमें से आप राज बेगम की कहानी देख लीजिएगा, उससे बड़ी पॉपुलर ज़ोन बेगम, माता बेगम, मतलब इतने सारे। ये तो कन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ ये कंजर्वेटिव सोसाइटीज में होता रहता है। लेकिन ये रेडियो की पॉपुलराइजेशन में, ब्रॉडकास्ट जो नशरियात की पॉपुलराइजेशन में आप जो बुजुर्गों से सुना है, वो क्या सुना है, कैसी एक्सेप्टेबिलिटी रही है? वही मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि जब 47 में जब वो कन्फ्लिक्ट हो गया दो कंट्रीज में, इंडो पाक में, तो उसने भी एक ज़बरदस्त असर डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं इट वॉज थॉट दैट टाइम मसूद साहब कि जो पार में है कि हालांकि साथ साथ ही आज़ाद हुए थे, उन ब्रॉडकास्टिंग में कुछ थोड़ा सा 2-3 कदम आगे थे उस वक्त, वो कुछ लगा लोगों को। तो यहाँ से फिर जो उसको कहते हैं APG प्रोग्राम्स, APG, एंटी प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स। सो जैसे वहाँ से कुछ होता था, यहाँ मनरिदाब होता था, यहाँ से मनरिदाब प्रोग्राम होता था, तो उसका जवाब मीर गुलाम रसूल नाज़की के कलम से यहाँ से जाता, उनकी आवाज़ में जाता था। तो जो देखिए कितना बड़ा रिस्क था, लाइव प्रोग्राम थे कि वहाँ से जो सुनते थे उसको कागज़ पे लिखते थे और फिर शाम को यहाँ से उसको जवाब जाता था। फॉर इंस्टेंस कि हमने इतना काम किया है, ये हमने किया है, किलिंग के हवाले से या कुछ हवाले से या किसी के हवाले से, या कश्मीर में ऐसा हो गया, यहाँ नहीं हुआ होता तो उसका जवाब शाम को लाइव जाता था, तो वो यहाँ से लाइव जाता था। और उसी तरह फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो व्यूअर या लिसनर जो है हमारा, इसको थोड़ा सा बांध के रखने इस माइक के साथ कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कुछ म्यूज़िक इसमें डाल दिया, एक आध गाना सुना दिया, फिर प्रोपेगेंडा का प्रोग्राम किया, फिर म्यूज़िक सुना दिया, फिर प्रोपेगेंडा प्रोग्राम किया, उसको सस्टेन किया। लेकिन ये माइंड यू दैट पार्ट ऑल्सो वॉज लाइव, तब भी उन लोगों को लाया जाता था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 1947-48-49 में जब एवोल्यूशन हो रहा था रेडियो का, कि न कोई टांगे तो वॉज द बेस्ट कम्युनिकेशन, कोई नहीं था, गाड़ी वाड़ी सवाल तो ही नहीं थी, अपनी गाड़ी तो बिल्कुल ही इट वॉज आउट ऑफ माइंड। तो कैसे लोग जाते थे फिर आते थे। एक जोक मुझे सुनाया था मरहूम फारूक नाज़की साहब ने
कि रात को 1 बजे 2 लोग जा रहे थे, तो मियाँ बीवी घर में सोए थे, तो बीवी ने कहा ज़रा खड़ा हो जा, नबर नज़र चूर से जा रहा खामंदन वनस ना शोंग पानस मासन रेडियो कश्मीर के मुलाजिम घर गसा। ये मरूम फारूक नाज के साथ कहा कि हम आते थे सुबह 6 बजे, रात को 1-1 बजे 1:30 बजे जाते थे। सो दिस वाज अ पैशन, एक जुनून नहीं, मेरे ख्याल में द पैशन इज नॉट अ गुड वर्ड, आई वुड से द मैडनेस। द पीपल हैड फॉलन इन लव विद साउंड ब्रॉडकास्टिंग एंड दे सेड कि ये उसमें रीज़न था। रीज़न ये था कि दिलों की बात उनको सुझाए, they needed some आराम यहाँ कार्डियनोस थोड़ा बहुत, and that would come through music and information would come through the खबर। और ख़बर में जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पहले सॉफ्ट खबरें दी थी, उन्होंने कोई हार्ड हिटिंग खबर नहीं दी। लेकिन जब जंग का माहौल था वगैरह, कबायली रेडा वगैरह, उसके लिए तो जम्मू से ज़्यादा होता था, तब वो 47 में बना था। तो यहाँ पर फिर जो एंटी प्रोपेगेंडा वहाँ से हो रहा था, यहाँ से हो रहा था, तो उसको जवाब देने के लिए यहाँ भी एक टीम, ख़ास टीम बनाई थी, जिसको मीरुल हमसुन नाज के साहब खुद लिखा करते थे। तो उन्होंने वो मनजवाब या जवाब तो वो यहाँ से जवाब चला जाता था यहाँ से। और धीरे धीरे करके इन लोगों ने कुछ लोगों को लाया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था मरहूम गुलाम कादिर लंगू साहब का, ये शहीदगंज में रहते थे। इन्होंने जो आपने बहुत ही अच्छी बात की अपने इंट्रो में, लोग बुर्के में आते थे और ये दोनों, क्योंकि जब मैं रेडियो कश्मीर में डायरेक्टर था, ये दोनों बहनें तब रिटायर हो गई और मैंने उनको आखिरी दिन, जिस दिन हमने उनको फेयरवेल दिया, तब भी वो बुर्के में थी। ये बुर्का उनके साथ रहा, कभी बुर्का मैंने उनको उतारे नहीं देखा, राज बेगम मैडम को भी और नसीम अख्तर को भी, कभी हमेशा। बहनें थी? नहीं, बहनें नहीं थी, मैं कहता हूँ मेरे लिए बहनें थी। बहनें नहीं थी, तो कभी उन्होंने बुर्का नहीं उतारा, कभी भी नहीं। अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप या सुनेंगे या कहीं यूट्यूब पे कुछ लोगों ने रखी हैं, आप उसमें आप देखेंगे ये बुर्के में ही होते थे हमेशा, थोड़ा सा यहाँ से। तो इतना मुहाल था घर से निकलना, इतना चैलेंजिंग था घर से निकालना। ओ यहाँ से कैसे रेडियो, ओह माय गॉड, इट वाज समथिंग इमेजिनेबल दोज डेज। सो ये आप अंदाज़ा लगाइए। फिर चूँकि ये जो एम्पोरिया गार्डन के साथ ये ज़मीन थी, जिसको आप आज रेडियो कश्मीर या दूरदर्शन जो है एरिया, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनको मैं बाबा ये सकाफ़त बोलता हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू से हमें उसके साथ कोई गरज नहीं है, हम इसको ब्रॉडकास्टिंग के बारे में करें। वो सकाफ़त के लिए बहुत ही काम करने वाले आदमी थे। कल्चर एकेडमी का क़याम 1958 में उन्होंने किया। रेडियो कश्मीर की संग बुनियाद अभी अगर देखेंगे वहाँ पर एक पत्थर लगा होगा कि द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस रेडियो कश्मीर श्रीनगर वाज लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद ऑन 1 जुलाई 1948। ये आज भी है, शायद बड़े दिनों से मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये है। इतना बड़ा सकाफ़त के लिए वो दीवाने थे। उन्होंने जो जश्न कश्मीर करा करके जो उन्होंने अपने दौर में, अब मुझे मालूम नहीं है कि आप कितने बड़े थे उन दिनों, लेकिन हमारे बचपन में हम गाँव से, सोपोर से आते थे कि श्रीनगर स्मोशिप जश्न कश्मीर, उसमें गाना बजाना होता था, डांसेस वांसेस का तस्वुर नहीं था तब। तो उसमें रेडियो कश्मीर फिर वो छोटे छोटे रिकॉर्डर से उसको शुरू कर दिया। जो रिकॉर्डिंग है, जो हमने अपने असातिज़ा से सुना है कि ये 50s के साथ साथ ही शुरू हो गई रिकॉर्डिंग की। जो बड़े बड़े वो टेप्स होते थे, बड़े बड़े वो होते, बड़े बड़े घूम रहे हैं वो, तो टाइप रिकॉर्डर को तो मसला ग्रामाफोन टाइप का था वो, तो वो बाद में आ गए। तो तब उन्होंने थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग जब शुरू कर दी, तो उसमें उन्होंने पेरिफेरीज जो है श्रीनगर शहर की, अनंतनाग हैं, बारामुल्ला हैं, कुपवारा हैं, जो यहाँ से बडगाम है, तो उन्होंने। और दूसरा चीज़ जो बहुत सबसे बढ़िया बात की थी, जो उस वक्त प्रोग्रामर्स थे, कंसीवर्स हैं, इनको कोई डिजिग्नेशन मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद इनको कहा था प्रोग्राम अफसर्स या कुछ ऐसा नाम दिया था इन लोगों, गुलाम नाज़की साहब को या आरिफ साहब को या बरक साहब को, उनको वो भी थे। तो उनको जब दिया गया था, नाम दिया गया था कुछ प्रोग्राम ऑफिसर्स, आज भी कहते हैं दूरदर्शन में प्रोग्राम ऑफिसर, लेकिन रेडियो कश्मीर में जब रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव बोलते हैं, बिकॉज जो प्रोग्राम ऑफिसर था, प्रोड्यूसर था, उसको सिलेक्ट करता था दूरदर्शन का डायरेक्टर और इसको सिलेक्ट करता था पब्लिक सर्विस कमीशन। ये गैजेटेड हुआ करता था, वो नॉन गैजेटेड हुआ करता था, लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ सब एक जैसे हो गए। तो तब उन्होंने कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी फिर लाया।
अब हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, एक तो कश्मीरी साज था, एक थी वो इंस्ट्रूमेंट था, या रबाब था, और तीसरा जो था संतूर था। लेकिन संतूर इतना आम नहीं था तब, लोगों के पास पता नहीं था। तो मैं सोचा कि कहते हैं ईरानी म्यूजिक, सोचा मैं अपनी बुजुर्ग हूँ, क्योंकि मैं आई एम बोर्न लेटर पार्ट ऑफ इट, सो वो सर ये कहते हैं नबरी पैगाम। लेकिन रबाब, क्योंकि ये बांध पत्थर में तो रबाब बजाया जाता था उसमें, और वो कश्मीरी साज जो था, जो कभी लंबा, जो एकदम सेतार की तरह है कश्मीरी साज, यो लुकन वाइने, बिकॉज उन्होंने बांड के साथ देखा था। तो जब रेडियो में आया तो दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद, और ये रबाब ये। सो धीरे धीरे करके ये शूर डेवलप हो गया इन कश्मीर की ये। और सबसे बढ़िया बात जो थी कि रेडियो कश्मीर के साथ कश्मीरियों का, चाहे कोई भी, मैंने से कश्मीरी, that means all people, everybody of any caste, creed or religion or thought or the belief, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कश्मीर के साथ। उन्होंने सोचा कि ये हमारे दिल की बात बोल रहा है, क्योंकि उन दोनों प्रोपेगेंडा तो ये नहीं होता था, उनको पता ही नहीं था उधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा था, क्योंकि बाहर की खबर कुछ ज़्यादा आती नहीं थी। तो यही एक सोर्स था, दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर कॉमन ऑल कश्मीरीज, श्रीनगर और आउटसाइड इट वाज द ओनली थिंग, दैट इज करेक्ट, द ओनली राधा। नाज़रीन, ये बात सही है कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर की शुरुआत एक मखसूस सिचुएशन में हुई, और उस मखसूस सिचुएशन के अपने तकाजे थे। लेकिन जैसे हालात बदलते गए, रेडियो कश्मीर भी इवाल्व होता रहा। और मैं ज़ाती तौर पर रेडियो कश्मीर श्रीनगर के जो ड्रामे हुआ करते थे, चाहे वो किसी के भी हों, वो बहुत ही फैसिनेटिंग हुआ करते थे, और आज भी उनकी याद आती है। लेकिन वो तो एवोल्यूशन का हिस्सा है, उसमें नॉलेज का भी कंट्रीब्यूशन रहा, रिजल्ट भी इसी पर सुनते थे, खबरें भी इसी की सुनते थे, और बाकी जो प्रोपेगेंडा का जो एलिमेंट था वो थोड़ा सुकीज होता गया ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रोग्राम्स के हवाले से। अब भी किसी न किसी सूरत में जिंदा वो है और चलता भी है। लेकिन मसूदी साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि हम तो सॉफ्टवेयर की बात हमने की, प्रोग्राम बनते क्या थे, बनाते कौन थे, कहते क्या थे, व्हाट वाज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट? क्योंकि पहली बार शायद हिस्ट्री में 1-2 दिन हमारा रेडियो खामोशी हो गया। मतलब अब 21वीं सदी है, हम FM दौर में रहते हैं, आप किसी भी जगह बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर का इवोल्यूशन कैसा रहा? देखिए, उसके बाद आज धीरे धीरे करके जब, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जब था, आपको याद होगा बुखारी साहब उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, वो बाद में पाकिस्तान चले गए, तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसमें, तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ से शिफ्ट करी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली स्टेशन मावल है, इट्स नॉट ओनली द हिस्टोरिकल हेरिटेज है, बट सम मावल ऑल्सो, द वे इट इज़ निट, द वे इट इज़ बिल्ट। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक ही ब्रॉडकास्ट किया, दैट वाज द रेडियो डे विच वी कॉल, सो ही केम टू ऑल इंडिया रेडियो ओनली वंस इन हिज लाइफ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ से शिफ्ट करी रिकॉर्डिंग के लिए वगैरह के लिए, और स्टाफ, स्पेशल स्टाफ आया करता था 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए सिखाने के लिए धीरे धीरे करके, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्टिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। खासकर इंजीनियर्स आया करते थे। तो उन्हीं दिनों में एक ऐसा उन्होंने एक निट किया कि हम इनकी एक लाइब्रेरी तैयार करते हैं। तो उन्होंने फिर वो ग्रामाफोन्स पे उन दोनों रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। जो टेप होता है, जो आजकल वो आप देखते हैं, जो टेप रिकॉर्डर्स एक ज़माना था, अब तो खैर वो भी नापैद हो गया, तो वो उसका ज़माना भी चला गया। आज सब डिस्क डिजिटल है, एवरीथिंग। अभी हम बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। तो तब तो टेप हुआ करता था, फिर डिस्क हुआ करती थी, हार्ड डिस्क का सवाल ही नहीं था। तो उस दिन जो बनाया गया, तो उन्होंने ये किया कि एक पुरानी मशीन है, उनको मेल्ट्रॉन की बोलते थे, मेल्ट्रॉन मशीन है, खासकर ज़रा वो NHK की मशीनें हुआ करती थी, जापानीज मशीनें कर रहे थे, पुरानी मशीनें। लेकिन जब हमने उनको यूज़ किया, जब हम आए रेडियो में 86 में 87 में जब इतने हुआ, तो हमें देखा कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी मेल्ट्रॉन में, दैट वाज द थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन। लेकिन वो NHK वाली जो थी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग की, उनकी जो मशीनें थी, दे वर मोर रिलायबल एंड पावरफुल देन वो वाइट मशीनें। आप भी कई बार आए हैं, आपने देखा होगा, वो ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। तो रिकॉर्डिंग का, तो फिर लाइब्रेरी का जो तस्वुर है रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, अगर आप देखेंगे कि ड्रामा रेडियो, जो आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया कि कश्मीरी अदब में ड्रामा का तस्वुर नहीं था। तस्वुर था अपना थिएटर का, भांड थिएटर का, एंड वो भांड थिएटर भी स्पॉन्टेनियस था। कश्मीरी
बहनों, कश्मीरी माओं के लिए एक सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, दे आर बॉर्न क्रिएटिव पीपल। आप वन करते हैं, आप आ गए तो वन शुरू हो जाएगा, और मसूद सब ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट वो निट करते हैं। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। Only one person, he is my neighbor in Rafiabad, Premnath Prem, now he is in Jammu, he has compiled this one. लेकिन तब भी वन को देखते देखते जो ही देखता कि माम आओ तो माम मुतल्लिक चासा, और वो उसमें रिदम और काफिया रदीफ इतना परफेक्ट होता है कि ऑल कश्मीरी वेमेन आर टैलेंटेड, उनको जरूरत ही नहीं है सीखने की। इवन अनपढ़, ये तो पढ़े लिखे तो मान सकते हैं, कभी अनपढ़। तो उन्होंने ड्रामा के एतबार से, जब प्राण किशोर जी आ गए, मतलब अपने जहाँ रेडियो में उनको लाया गया, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, या फिर पुष्कर भान साहब जब आए ह्यूमर के एतबार से, और फिर उन्हीं दिनों एक पुष्कर बहान या सोमनाथ साधु के दिमाग में ये बात आई है। मैंने अपने एक सीनियर बशीर आरिफ साहब से सुना है कि द ज़ुनडब का तस्वुर जो था सोमनाथ साधु ने दिया है, और ज़ुनडब वाज, मैं आपको क्या कहूँ कि दैट वाज ए शुगर कोटेड टाइप ऑफ अ थिंग, यू नो, इट वाज दाद बिदाद ऑफ टेलीविजन, बट वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने फैमिली फीचर हो गया कि बैठे हैं सुबह चाय पे, और फिर उसके बाद भी कर रहे हैं कि फलन जाए टांग, फलन जाए आप, फलन जाए फिर कुछ स्कूल में मास्टर वगैरह, उस जगह नकल हो रही है, इस जगह ये हो रहा है। तो इट वाज वेल निट, एंड उसमें बशीर आरिफ साहब भी नज़ीर लाला का कैरेक्टर थे, आग साहब के कैरेक्टर में सोमनाथ साधु थे, मरियम जी जो थी वो आगबाई थी, नईमा अख्तर महजूर साहिबा, शी वॉज ननकूर इन दैट, शरीफ साहब वॉज शरीफुद्दीन मामा ऑफ ननकूर। अरे ये, और उसमें मुझे याद नाम निकल रहा है जो उसके आग साहब के फादर थे, ही वॉज ऑल्सो, ही हैड अ हस्की वॉइस, आई एम इट्स जस्ट किक इन माई माइंड, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा था। तो ये जो फैमिली बनी ना, ये बहुत ज़बरदस्त थी। और मेरे ख्याल में आज के तारीख में शरीफ साहब और अब्दुर्रहमान भट्ट और बशीर आरिफ साहब, मेरे ख्याल में दे आर ऑल्सो द लिविंग हिस्ट्री ऑफ रेडियो कश्मीर दोज डेज, क्योंकि ज़ोनरब के हवाले से दे आर द लिविंग लेजेंड्स, शरीफ साहब, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब और बशीर आरिफ साहब। बिकॉज बशीर आरिफ साहब मेरे ख्याल में 6 साल की उम्र में ब्रॉडकास्टिंग शुरू की है एज अ चाइल्ड, तो ही इज़ अ वेटरन, दिस नो डाउट अबाउट इट। तो जब उन्होंने ये रेडियो फीचर का किया, तो ड्रामा का उसी वक्त उनका ख्याल आया कि दैट वी शुड राइट द ड्रामा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कश्मीरी अदब में अगर रेडियो कश्मीर के ड्रामा नहीं होते, तो ये जो सिन्फ है ड्रामा की आए पर्सनली से, जो हमारे सुनने वाले देखने वाले, दे कैन have their own take on that, but my take on this is कि had Radio Kashmir not been there, Kashmiri drama would not have been there. स्क्रिप्टिंग तब शुरू हुई जब मसूद साहब को पता चला कि आज मैं एक नाटक लिखता हूँ आधे घंटे का, मैं मिलन रुपये 3000 रुपये 5 साल। अदरवाइज कश्मीरी अदब के सिंथ में रेडियो थिएटर के बाद ड्रामा का नहीं था, ये उसी एवोल्यूशन नावल थी ना। ये सब इस मुख्तसर तो खैर ये रही नहीं, बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन इस पर बहुत बात हो सकती है क्योंकि हम 70 साल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 70 साल पूरे समंदर को हम एक देव को हम एक छोटे बंद करना है, कुज़े में बंद करना कर ही नहीं सकते। लेकिन आप 2003 में इसके डायरेक्टर भी हो गए। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके एक्टिविटीज़ क्या रही, आपने कौन से इंटरवेंशन किए, लेकिन अब जबकि आप इस वक्त रिटायर हैं और अब भी जाने जाते हैं रफ़ीक मसूदी, यू आर पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अभी मैं इस कन्वर्सेशन के आखिर में आपसे पूछूंगा कि जब इस वक्त हम खैर अब तो नाम भी बदल गया, अब रेडियो कश्मीर श्रीनगर हिस्ट्री है, अब तो ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, खैर वो अलग कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके रिग्रेट्स क्या हैं? माई रिग्रेट्स हैं कि इट वॉज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन इस पब्लिक सर्विस में पब्लिक नहीं है कहीं, दिस इज़ माई रिग्रेट। अब पब्लिक नहीं रही इसमें। मैं आपको एक ख़बर देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, आपकी मैगजीन भी है, यू शुड पुट इट देयर ऑल्सो। दिस टाइम मोर देन 46,000 पोस्ट आर वैकेंट ऑल ओवर इंडिया। रेडियो टेलीविजन प्रसार भारती की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है देयर इज नो फ्रेश इन्फ्यूजन, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। यानी जूनियर मोस्ट जो प्रोडक्शन स्टाफ है, जिसके लिए देखिए इंजीनियर्स हैं, दे आर अ स्पोर्ट, ठीक है जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कैमरामैन है, हमें एडिटर है, दिस इज द सपोर्ट फॉर आवर दिस कंटेंट जो हम कर रहे हैं। We are the basic, we are the focus. तो आप और मैं इस वक्त रेडियो टेलीविजन में मिस हैं,
हम हैं ही नहीं। ये है, ये क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? यही वजह है कि देयर इज़ अ पब्लिक डिस्कनेक्ट। आवाम और नशरियात में एक डिस्कनेक्ट है कि दे आर नॉट फाइंडिंग देम। हाँ, एक दो लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं मेरे ख्याल में। व्हेन आई वाज देयर, उसके लिए मैंने बड़ा सफ़र भी किया है, ज़्यादा बोलने के लिए मैंने सफ़र भी किया है, मेरी सज़ाएँ भी मिली हैं। मैं कहता था कि भाई आप लोगों को दे दीजिए ना नौकरी, कर दीजिए ना। हाँ, जिस तरीके से भी आप करने, पब्लिक सर्विस से कराना है, लोकल से करवाना है, सर्विस स्टाफ से कराना है, द वे यू वांट टू डू इट, बट गिव सम। देयर इज नो फ्रेश ब्लड इन रेडियो। मैं आपको कहूँ कि रेडियो में इस वक्त कोई भी प्रोग्राम ऑफिसर नहीं है श्रीनगर रेडियो में। दूरदर्शन में इस वक्त कोई भी प्रोग्राम ऑफिसर नहीं है। दे आर ऑल द जूनियर स्टाफ। लेकिन आई गिव क्रेडिट टू देम कि सुबह कहीं हो रहा है कि बजता है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती है और वो सिग्नेचर टून बजता है रेडियो टेलीविज़न में। ये बहुत बड़ी बात है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जितने भी गवर्नमेंट है उन दे शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस थिंग कि जब आप किसी चीज़ में, इसी एक तरीका है जी मार्केटिंग का, वो जो फेवरेट एरिया, अनलेस यू डोंट इन्वेस्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड्स। आप इन्वेस्ट तो कीजिए ना, लोगों को दे दीजिए। देयर इज अ हेल ऑफ अ टैलेंट। अब देखिए ना, आज YouTube में कितने कितने अच्छे अच्छे बच्चे गा रहे हैं। हाँ ठीक है, रॉ गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं, रास्ता तो दिखाइए उनको, प्लेटफॉर्म तो दे दिए। देवल अब नसीम अख्तर तो हाँ गाती थी घर में, राज बेगम तो घर में गाती, माता वापस गए गए या कुछ जाए गए खान रसमजा रहे करा, लेकिन उनको सिखाया पर पंडित शुभना सोपुरे ने, कैसर कलन साहब ने, मोहनलाल एमा साहब ने, गुलाम कादिर लंगू साहब ने, खजानची साहब ने, अपने साजनवाज साहब ने, उन्होंने उनको सिखाया। मोहम्मद अब्दुल्ला जो अपना, उन्होंने उनको सिखाया। लेकिन इनको तो दे दीजिए। दिस इज़ द रिग्रेट कि, और ये कश्मीर की बात नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि व्यूवर्स बिकॉज यू हैव द ग्लोबल व्यूवरशिप, ये कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू का भी यही हाल है, दिल्ली का भी यही हाल है। दरअसल मैंने एक कहा ना कि रिग्रेट इज़ जो जदीद जो हमारी जो हायरार्की है ब्यूरोक्रेसी में, सकाफत, लैंग्वेज, लिटरेचर का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, तुम समझ कन नियारा कुंदो आखा यस जो ब्रॉडकास्टर भी होता है, जो कलम भी रखता है, अहले ज़ौक़ भी है, मोहब्बत भी करता है कैमरे से या साउंड ब्रॉडकास्टिंग में, वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि अगर यही हाल रहा तो फिर आपको श्रीनगर दूरदर्शन से जो पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी सुना है आपके, जब आपने फ़ोन किया तो मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में किसी ने कहा मैं आज दिल का सुन के आते हैं जो एक्विजिशन प्रोग्राम का मुझ अगर ये है दैट विल बी, जैसे भी है। देखिए गलत काम, एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। अगर 10 चीज़ें आप लाती हैं, 3 घटिया हों, 7 तो अच्छी होंगी, चलो 5 घटिया होंगी तो 5 तो अच्छी भी हो सकती है ना। 33% पर तो इंसान पास होता है, पास होता है कम से कम। अगर वो 5 तो शर्म खराब कंटेंट है तो 5 तो अच्छा होगा ना। तो ये कर अगर किया जा सकता है, आई थिंक दे रॉयल। और आपको बता दूं कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर के ड्रामे they or were taught in the staff training institutes of radio and television है, जो किंग्सवे कैंप में दिल्ली में है। रेडियो कश्मीर के ड्रामा कैसे प्रोड्यूस होते थे, कैसे लाइव होते थे, ये सब्जेक्ट हुआ करता था। इसका मतलब है कि रेडियो कश्मीर न सिर्फ टोपोग्राफी में सरताज था, बल्कि इसमें भी सरताज था, ब्रॉडकास्टिंग में भी सरताज था, प्रोडक्शन में भी सरताज था। मोहनलाल कुचरू साहब हमारे उस्ताद हुआ करते थे, मरहूम प्राण किशोर साहब, एक नूर मोहम्मद लाला करके हमारे जो डबिंग कराते थे। फॉर इंस्टेंस एक बार मोतीलाल कुचरू ने कहा कि एक बार हमें ड्रामा करना था तो लाइव था, तो उसमें पनपट पखनू को साउंड करन, तो उन्होंने वो जो एक पेपर होता है नीचे रखते हैं ना, उसको क्या पेपर बोलते हैं, जो लिखते हैं तो फिर नीचे कॉपी हो जाए तो उसको कार्बन तो कहते हैं, उन्होंने कार्बन में हाथ है तो अर्थात इसके, तो उसमें जो आवाज़ आई वो एग्जैक्टली वो आवाज़ आई कि जो पत्ते पे चलने की आवाज़ आती, वो उन्होंने क्रिएट करी। देखिए अब ये लोग कितने क्रिएटिव थे। हमारे पास तो सब कुछ बना बनाया था, साउंड वगैरह बाहर जाते थे, टेक्निकल करते थे, टेप रिकॉर्डर था, तूफान उसको करें, हम लाते थे, पानी गिरने की आवाज़ आती बोले थे, उनके पास वो करा सो रहे। सो दे वर रियल आर्टिस्ट, दे वर रियल जीनियस पीपल। हमने तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, हमें तो बना बनाया मिला था सब कुछ। हाँ, आप कहीं कहीं हमने एक्सेल किया, दैट वाज समथिंग
ऊपर वाले की मेहर। तो नाजरीन, बेसिकली रेडियो और दूरदर्शन, हमने दूरदर्शन के बारे में बेसिकली मसूदी साहब जो हैं दूरदर्शन के रिक्रूट रहे हैं, बाद में जब दीवार फलांग की ये रेडियो में भी चले गए। लेकिन ये बड़ी कहानी है, 70 साल की कहानी है एक का, और दूरदर्शन बना 1972 में, तब से लंबी कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ इतनी छोटी प्रोग्राम्स में नहीं होगी, ये मुख्तसर बातचीत थी आज इस हवाले से कि आज रेडियो कश्मीर श्रीनगर, जो अब ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहलाता है, उसके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से। लेकिन एक मुख्तसर सा वाक़े के साथ मैं ये कंक्लूड कर लूँगा। मैं 1988 के आसपास, जब मैं बोलता था तब भी, लेकिन जब एक ज़माना ऐसा भी आ गया जब 2 प्रोड्यूसर्स ने मुझको कहा कि नहीं, सिर्फ कुछ ना कुछ करवाना है। एक हमदानी साहब थे, मरहूम अनीस हमदानी, और नईमा मौजूद। तो जब माइक मेरे सामने रखी गई तो मेरा बिल्कुल वही हो गया जो रेडियो कश्मीर का पिछले दिन हुआ था, पूरा खामोशी। उन्होंने एक बाल्टी पानी मुझको पिलवाया, लेकिन नहीं छोड़ा कि मैं जब तक प्रोग्राम नहीं करूं। और उनकी बदौलत जब मैंने तब से बात शुरू की, अभी तक ये जुबान बंद ही नहीं हो रही है। और दैट वे इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो कश्मीर श्रीनगर। बट एट द सेम टाइम दिस आल्सो फैक्ट दैट वी हैड अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, आज की बात हुआ करता था। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लिखने वाले आते थे और वही लिखते थे, हमारे पास मैं आया करता था। तो लास्ट जो मतलब ये मैं नहीं समझता हूँ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट उसका जो लास्ट का एपिसोड था 10 दिसंबर 1999 का, वो मैंने लिखा। उसके बाद वो उस हिसाब से नहीं लिखा, प्रोग्राम रिवाइव नहीं हुआ। खैर, मसूदी साहब की और मसूद हुसैन दोनों की ये अपील रहेगी, हुकाम है कि इस ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ कश्मीर आवाज़ की दुनिया हिस्सा रही है, तो इसको रहने दीजिए, इसको बुलंद होने दीजिए, इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि ये बात है और बात से बात बन जाती है तो बात आगे तक जाती है। थोड़ा सा मैं 30 सेकंड लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो पीछे इशारे तो कर रही हैं, लेकिन मैं 30 सेकंड लूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा टाइम बेचा है। मुझे कमर्शियल आप नहीं बोल। मैं अभी का जो स्टाफ है, रेडियो में है या टेलीविज़न में है, या फॉर दैट मैटर आई हैव द ऑनर ऑफ बीइंग द ओनली पर्सन हु हैज़ हेडेड ऑल द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर अकेडमी। मैं उसको भी सामने लाता हूँ, क्योंकि वो अगर उसमें जितना भी स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि दे आर नॉट डूइंग, लेकिन उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, वसाइल नहीं है, फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है। तो भाई देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया ना, आप तो इकोनॉमिक के बड़े माहिर हैं, अनलेस यू इन्वेस्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। पैसा पैसे को खींचता है। तो खैर, हम तो यही कहेंगे, इस आवाज़ को रहने दीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि बात हो जाए तो बात से बात बनती है। तो इसके साथ डॉक्टर रफीक साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने कम वक्त में इतना कुछ दे पाए। So nice of you, and we'll be talking more in detail in coming days. Always for Kashmir Life. Always for Kashmir Life. Thank you so much.